जय हिंद दोस्तों। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में आते, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में इनके बारे में मेंशन करा गया, और गांधीवादी जो नीति निदेशक तत्व है वो कौन से, समाजवादी कौन से, और जो उदार नीति निदेशक तत्व हैं वो कौन से, इन सब चीज़ों को आज हम इस लेक्चर के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। और ऐसा समझेंगे कि अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा तो चाह कर भी तुम छोड़ ना पाओगे। समझ रहे हो? इस तरीके से इसे हम समझेंगे। तो दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले तो समझ लो ये है क्या। ये क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं किसे? राज्य को। डायरेक्ट मतलब निर्देश देते हैं किसे? राज्य को, यानी कि जो हमारी सरकार है उसे निर्देश देते हैं कि तुम इनमें से जो भी तुम अपना कानून बनाना चाहते हो, इनमें से इन्हें एक बार पढ़ो, इन्हें देख कर कानून बनाओ, क्योंकि हमारे देश के लिए जरूरी है। देखो, कुछ चीजें जब संविधान बन रहा था ऐसी थी जो उस समय मौलिक अधिकारों में उन्हें शामिल नहीं करा जा सकता था। जैसे क्या था कि ग्राम पंचायत का गठन था, है ना। ये जरूरी नहीं था कि इसे उस समय मौलिक अधिकारों में शामिल कर दो। तो इस वजह से वे जरूरी चीजें जो उस समय मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं हो पाई थी, उन्हें किस में शामिल कर दिया गया था? नीति निदेशक तत्वों में रख दिया गया था। समझ रहे हो? नीति निदेशक तत्वों में कि सरकार टाइम टू टाइम जैसे भी मौका देखेगी इन्हें लागू कर देगी। जैसे ये लागू कर दिया, अच्छा सा टाइम देख कर दिया लागू, है ना। याद होगा 73वां संविधान संशोधन, है ना। तो अब देखो, इसे समझ लो कि ये क्या करते हैं, अब आगे होगा तुम्हारी समझ में, निर्देश देते हैं। किसका निर्देश देते हैं? राज्य को, कि भाई साहब तुम्हें जो भी तुम नीति बनाना चाहते हो, कानून बनाना चाहते हो, इन्हें एक बार पढ़ लो, इनमें से देख कर बना लो, है ना। ये संविधान के किस भाग में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। आर्टिकल 36 से 51। याद रखियो, कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न तो, कि भाई ये बताओ कि ये संविधान के किस भाग में आते हैं? तो भाग 4 में आते हैं। आर्टिकल कहां से कहां तक? 36 से 51 तक। 3 में क्या आते हैं? मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। 35 के बाद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं इसे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें आर्टिकल 39 मैंने नहीं लिखा। अब तुम पूछोगे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसके बारे में उसमें थोड़ा ज्यादा प्रावधान करा गया। तुमने मौलिक अधिकार 19 पढ़ा होगा, है ना। उसमें थोड़ी सी ज्यादा चीज दी गई, तो यहाँ पे बोर्ड बढ़ जाता। बोर्ड मेरा छोटा था, तो इस वजह से मैंने उसे सबसे बाद में पढ़ा दूंगा, है ना। वीडियो के एंड में उसे डिटेल में समझा दूंगा। छूटेगा कुछ नहीं, इस चीज की मैं गारंटी ले रहा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों, अब देखो, आर्टिकल 36 है, ये राज्य की परिभाषा बताता है। जो परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई कि राज्य यानी कि सरकार कैसी होगी या राज्य क्या होगा, इसके बारे में आर्टिकल 36 में दिया गया, है ना। और आर्टिकल 37 क्या बोलता? कि वाद योग्य नहीं। देखो, ये प्रकृति में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये क्या होते हैं प्रकृति में? ये पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो, अगर तुम्हारा कोई सा भी मौलिक अधिकार का हनन होता तो आर्टिकल 32 का यूज करके तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट जा सकते हो और अपने उन मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हो। लेकिन ये नीति निदेशक तत्व ऐसे हैं, अगर सरकार इनमें से किसी को भी लागू नहीं करती तो तुम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये बोल रहा आर्टिकल 37 कि वाद योग्य नहीं, राज्य का कर्तव्य है लागू करना, नहीं करती तो भी तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों माना जाता है ये और देख लो, है ना। इन्हें पॉजिटिव क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सरकार को बाध्य नहीं करते कि तुम इसे बनाओ जी, है ना, कि तुम इसे बनाओ। जैसे मौलिक अधिकार है कि सरकार हनन नहीं कर सकती उसे, मतलब अगर कोई भी कानून बनाएगी या कुछ भी मौलिक अधिकारों को कुछ करेगी तो ऐसा नहीं कर सकती कि मौलिक अधिकारों को कम कर दे। तो वो सरकार को क्या करते हैं? बाध्य करते हैं कि तुम मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ ना करो। लेकिन ये नीति निदेशक तत्व ऐसे, इनमें सरकार कुछ भी कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना। आर्टिकल 38(1) लोक, इसे बोला जाता है, वैसे आर्टिकल पूरे 38 को बोलते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका कि कौन सा नीति निदेशक तत्व ऐसा जो कल्याणकारी राज्य की बात करता, तो आर्टिकल 38 है ना। वैसे तो पूरे के पूरे नीति निदेशक तत्व ही है कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल 38(1) देख लो, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करना। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि जो नीति निदेशक तत्वों में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना। 3 प्रकार के न्याय प्रदान कराएगी सरकार लोक कल्याण के लिए, लोगों के उद्धार के लिए। यह आर्टिकल किस में लिखा है? 38 में। और 38(1) में
38(2) सब क्लोज 2 में क्या लिखा हुआ कि लोगों की आय, अवसर व सुविधाओं की असमानता को दूर करना। जो लोगों में क्या है, किसी की आय, जैसे एक बेचारा जो रिक्शा चलाने वाला, उसकी आय कितनी होती है ना, और एक अंबानी टाइप के लोग हैं, उनकी आय कितनी होती है। इन जो समझ रहे हो, ये जो आय का अंतर है, इसे समाप्त करना। इसे कौन समाप्त करेगा? राज्य करेगा। समझ रहे हो, राज्य को निर्देश देना कि भाई साहब ऐसा करो, जितने भी लोग हैं ना हमारे देश में, जितने भी हमारे देश के मतलब जो रहने वाले हैं, नागरिक हैं, उनमें आय के अंतर को तुम खत्म कर दो। बिल्कुल अवसर की असमानता को खत्म कर दो, है ना। सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको सुविधा समान मिलनी चाहिए। जैसे हेल्थ फैसिलिटी है, सबको समान मिले। ये नहीं कि ये गरीब है, रिक्शा चलाने वाला, इसे नहीं मिलनी चाहिए, और जो मतलब जो थोड़ा सा मतलब अमीर टाइप का है, जो फॉर्च्यूनर में बैठ कर आ रहा, उसे डायरेक्ट भर्ती कर लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सबको बराबर का ये अवसर मिलना चाहिए। ये काम कौन करेगा? सरकार करेगी, क्योंकि ये निर्देश दिया गया। अब देखो, क्या सबकी आय एक जैसी है? नहीं है। क्या तुम मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके ये सरकार को मतलब बाध्य कर सकते हो कि इसे लागू करे? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पहले लिख दिया गया कि वाद योग्य नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, तुम्हें कह देगा जाओ अभी पहला पढ़काओ आर्टिकल 37, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायत का गठन। सरकार ने देखो, अभी इसमें से कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो गांधीवादी हैं। गांधीवादी मतलब जो गांधी जी की सोच से प्रेरित थे, जो गांधी जी चाहते थे कि ये होनी चाहिए हमारे देश में। जब हमारा मुल्क आजाद हो जाएगा तो हमारे मुल्क में ये होनी चाहिए। जैसे क्या था, ग्राम पंचायत का गठन था, और भी आगे उन्हें बाद में समझा दूंगा, है ना, अलग से लिख दूंगा कि गांधीवादी आर्टिकल ये थे और समाजवादी ये थे। तो इसे देख लो, ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 है, कई बार पूछा जा चुका। आर्टिकल 21 है काम, शिक्षा और बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांगों के लिए लोक सहायता। जो मतलब वैसे हैं जो मतलब जिन्हें रोजगार नहीं मिला, उन्हें काम देना चाहिए, सरकार देगी, शिक्षा देगी। जो बुजुर्ग और बीमार है उनके लिए लोक सहायता देगी। तो बता, हमारे देश में एक स्कीम चल रही मनरेगा, कब लॉन्च हुई थी? ये प्रश्न तो तुम ही बता दो। चलो, नरेगा को मनरेगा कब करा गया था ये बता दो, ठीक है। तो काम, शिक्षा और बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग के लिए लोक सहायता, इसमें क्या करा गया था? जो हमारे देश में मनरेगा योजना है वो इस आर्टिकल के तहत लॉन्च करी गई थी। तो एक बार पेपर में प्रश्न पूछा भी जा चुका कि ये जो मनरेगा योजना है वो कौन से नीति निदेशक तत्व के तहत बनाई गई थी? तो आर्टिकल याद रखना कौन सा? 41। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार सभी लोगों को काम प्रोवाइड कराएगी, लेकिन काम यार ऐसा ना हो। देखा, अभी कुछ दिन पहले लोग टनल में फंस गए, उसमें मतलब एक सुरंग थी, उसमें फंस गए। अब वहां तो जा नहीं जाएगी ना ऐसी जगह। या मैनुअल स्क्वेंजिंग होती, समझते हो वो क्या होता? गटर को साफ करना। विदेशों में इस काम के लिए प्रॉपर तरीके से मशीन लगी हुई, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उस जो गटर है उसके अंदर जाकर सफाई करेगा तो जरूरी ये तो निश्चित है कि वो बीमार पड़ेगा, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गंदगी होती। और हमारे देश में क्या होता, अभी भी ये प्रोसेस चल रहा कि लोगों को उस गटर के अंदर भेजा जाता सफाई करने के लिए। तो अगर ऐसी परिस्थिति इन्हें खत्म करने का काम करेगी कौन? सरकार। कि जो काम दे रही है वो न्याय संगत होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी करवा रही काम के नाम पे। और मानवोचित दशा, अच्छी दशा के हिसाब से होना चाहिए। और आर्टिकल 43 है प्रत्येक को जीवन निर्वाह मजदूरी मिलेगी। समझ रहे हो? जैसे किसानों को 6,000 रुपए भेजे जा रहा है खाते में, इस तरीके का प्रावधान कर सकती है सरकार जीवन निर्वाह मजदूरी के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले जब इलेक्शन आते तो एक पिछली बार ये बोला जा रहा था कि सबको, जो कांग्रेस सरकार के द्वारा बोला गया था कि हम सबको लगभग साल के 72,000 रुपए देंगे, इस तरीके से बोला गया था, है ना। कुछ याद आ रहा, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो ये क्या बोलना चाह रहे थे कि प्रत्येक को हम जीवन निर्वाह मजदूरी देंगे। अगर कोई बिल्कुल बेरोजगार भी है, काम नहीं मिल पा रहा, तो उसे जीवन निर्वाह मजदूरी भी हम देंगे ताकि वो अपने जीवन की गुजर बसर कर सके। तो आर्टिकल 43 याद रखियो। आर्टिकल 43A है उद्योगों के प्रबंध में, जो उद्योग लगते हैं, फैक्ट्री लगती है, उसके प्रबंध में कामगारों के भाग लेने के लिए भी कदम उठाएगी सरकार। 43B है सहकारी संस्थाओं की स्थापना करना और उन्हें बढ़ावा देना। जो सरकारी संस्थान है उन्हें उनकी स्थापना करने का काम भी कौन करेगी? सरकार करेगी। लेकिन अगर नहीं कर रही ना तो तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, फिर से बता रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते, सरकार की मर्जी है ये। लेकिन ये है कि कोई भी सरकार अगर काम करती तो इन्हें एक बार पढ़ लेती, इनसे सीख लेती। आर्टिकल 44, ये तो बहुत ज्यादा भी न्यूज में रहा था, यूसीसी, इसके लिए तो वीडियो बनाई थी मैंने। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 में आती, स्टार लगा लियो इन्हें,
कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो जिन्हें स्टार लगा ली, जैसे ये हो गया, ये हो गया, हालांकि सारे इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 45 है। एक चीज और छूट गया यहाँ पे, देखो ये जो आर्टिकल 38 का 2 है, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, इसे मेंशन कर लियो इसके साथ। 45 देख लो, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा। अब देखो एक 86वां संविधान संशोधन करा गया था, लेकिन उससे पहले भी एक चीज देखो, क्या 6 वर्ष से, देखो यहाँ पे क्या है, 0 से 6 और 6 से 14, यहाँ पे एक डिवीजन है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या शिक्षा चाहिए? नहीं चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन इन्हें क्या चाहिए? हेल्थ की फैसिलिटी जरूर चाहिए। तो सरकार क्या करेगी, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें हेल्थ की फैसिलिटी देगी, स्वास्थ्य की फैसिलिटी देगी, और 6 वर्ष से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 के, उन्हें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, अनिवार्य शिक्षा का। तो सरकार ने इस वजह से संविधान संशोधन करा था 86वां 2002 में, और सबको 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कर दी थी। समझ रहे हो? आजकल स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में देखा होगा, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती, मिड डे मील जैसी सुविधा प्रोवाइड कराई जाती, वो आर्टिकल 45 है, उससे देख के सरकार ने ऐसे नियम कायदे लागू करे थे। तो एक चीज यहाँ पर समझने वाली है कि ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, इन्हें सबको टिक्के लगते हैं, वो फ्री में लगते हैं, वो सरकार इस आर्टिकल के तहत देती। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों देखो, नेक्स्ट है आर्टिकल 46, इसमें दिया हुआ है SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों की सुरक्षा एवं अभिवृद्धि। सरकार क्या करेगी, जो SC वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अन्य दुर्बल वर्ग हैं, उनकी शिक्षा और उनकी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगी। नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, याद रखियो। आर्टिकल 47 है लोक स्वास्थ्य एवं मद्य निषेध। लोक स्वास्थ्य के लिए काम करेगी, और जो धूम्रपान यानी कि जो लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जो मतलब हानिकारक पदार्थ है उन पर निषेध लगाएगी। जैसे दारू पर बंद है, मतलब शराब जो है बंद है बिहार में, तो इस आर्टिकल के तहत उन्होंने कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन और जो दुधारू पशु होते हैं उनकी बलि पर रोक। अगर देखो, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये लागू कराए जा सकते तो ये जो गाय की हत्या होती है, इसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर तुम लागू करा सकते हैं, लेकिन नहीं करा सकते, क्योंकि ये ऐसी चीज है, इन्हें तुम सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं करा सकते, ये तुम याद रखना। अभी से बता रहा हूं, ये केवल सरकार को निर्देश देते हैं। आर्टिकल 48 है पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करेगी सरकार, ठीक है। आर्टिकल 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। ये भी प्रश्न ऐसे ही इनसे पूछा जाता है डायरेक्ट, मैंने 39 में लिख दिया यहाँ पे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, आर्टिकल 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगी सरकार, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, है ना, और बहुत सारे ऐसे स्मारक है जिनका संरक्षण सरकार करेगी, क्योंकि उनका महत्व है। जैसे जलियांवाला बाग हो गया, वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ, तो उनका संरक्षण करेगी सरकार। आर्टिकल 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग, इनका पृथक्करण होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रयास करेगी कौन? सरकार। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अगर नहीं भी करती, न्यायालय नहीं जा सकते। आर्टिकल 39 देख लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी था, मैंने इसलिए इसे अलग से लिख दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान, पूरा बोर्ड मेरा इसमें गिर जाता। नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उन्हें मिलने चाहिए। तुमने देखा होगा हमारे देश में स्किल इंडिया जैसे मिशन लॉन्च करे गए, वो इस चीज को देखते हुए करे गए। समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण, जितना भी मतलब हमारे देश में संसाधन है उनका वितरण समान होना चाहिए। क्या वितरण समान हो रहा? क्या सारे जितने भी मतलब हमारे देश में खदान है सब पर सबका बराबर सा अधिकार है? नहीं है ना, तो अभी नहीं है तो तुम लागू भी नहीं करा सकते। तो लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार ये नियम कायदे बना सकती है कि जो भी समुदाय के भौतिक संसाधन होंगे उस पर उसका संवितरण करेगी सरकार, है ना। आर्टिकल 39 है धन एवं उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। धन का संकेंद्रण, एक ही व्यक्ति के पास सारा धन इकट्ठा ना हो जाए, है ना। अभी हमारे देश में बहुत ज्यादा रेड चली थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें क्या हुआ था, एक जैन करके थे, मेरा मतलब ध्यान से उतर गया नाम उनका, उनके पास से इतने रुपए निकले थे कि 3 दिन से पुलिस जो थी पैसे गिनती रही, है ना। तो इस तरीके से संकेंद्रण रोकना, इसी वजह से नोटबंदी भी करी जाती कि अगर कोई एक तरीके के नोट अपने पास इकट्ठे करके बैठ गया तो नोटबंदी कर दो, बैठा रहे तो लेकर उसे कुछ नहीं होगा, वो रद्दी बन गए। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39D में आता है ना, ये ABC ऐसा करके है। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये नहीं। देखो अभी मैं बता दूं, सरकारी डिपार्टमेंट में जो है, जो गवर्नमेंट जो जॉब है उनमें क्या होता, अधिकांश
जो नौकरी स्त्री कर रही वही नौकरी अगर पुरुष कर रहा है तो दोनों का वेतन समान है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में पुरुषों की सैलरी ज़्यादा होती, महिलाओं की थोड़ी कम होती एक काम के लिए। तो सरकार ने सरकारी डिपार्टमेंट महकमे में तो कर लिया ये काम, अब उसे किसे करना, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी लागू करना पड़ेगा। बाल श्रम से संरक्षण मिलना देगी सरकार। जो बाल श्रम मतलब बच्चों से जबरदस्ती काम कराया जाता तो वो उसे संरक्षण देगी सरकार। 39A ये इंपॉर्टेंट है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। सभी लोगों को समान न्याय मिलेगा, सबको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। नालसा हमारे देश में एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो इसी पर्पज से बनाई गई थी। पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका कि नालसा की स्थापना किस आर्टिकल के तहत करी गई थी? 39A के तहत। क्यों? क्योंकि ये बात करता है कि निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा का काम ही ये है कि वो सभी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड कराए। गांधीवादी, देखो जो गांधीवादी सिद्धांत है ये आर्टिकल 36 से 51 तक दिए हुए हैं ना, तो इसमें ये देख लो कि गांधीवादी जो मतलब सोच से प्रेरित थे वे कौन कौन से थे। तो आर्टिकल 40 हो गया, क्या था? ग्राम पंचायत का गठन। 43 हो गया, 43B हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, 48 है या 39A है। ये सारे गांधीवादी जो मतलब आर्टिकल है वो है, गांधीवादी जो अनुच्छेद है वो है, या गांधीवादी नीति निदेशक तत्व है, कुछ भी इसमें बोला जाता है, इन्हें डिवाइड कर दिया गया। तो याद कर लो 40, 43, 43, 46, 47, 48, 39। समाजवादी कौन से हैं? 44वें हो गए, 45 हो गया, 48 हो गया, 48A है, 49, 50, 51, 48A, 48, 49, 50, 51 इस तरीके से याद करना। और उदार बौद्धिक सिद्धांत से रिलेटेड कौन से हैं? 38, 39, 41, 42, 43, 47। तुम सोच रहे हो प्रश्न कैसे पूछा जाता, ये पूछ लेता कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है समाजवादी नीति निदेशक तत्व है, तो आर्टिकल दे देगा कौन सा तुम्हें? 38, 39, 42 और एक दे देगा 45। तो आर्टिकल समाजवादी कौन सा है? 45 है। बाकी सब ये क्या है? उदार बौद्धिक सिद्धांत है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता। तो दोस्तों जैसे 39A है, 48A है और 43A है, ये कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।